नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज हम दुनिया की बेमिसाल खूबसूरत कृति और भारत की शान और आगरा की जान ताजमहल के ऊपर बात करेंगे। ताजमहल आज भी अपने को प्रदूषण से बचाने की जो उसके लिए जो मुहिम चली थी, देश के जाने माने अधिवक्ता MC मेहता के जरिए, उस मुहिम के बावजूद भी ताजमहल आज प्रदूषण के लिए खतरे में अपने को डाले हुए है। और मैं इस पर एक विस्तृत चर्चा करना चाहूँगा कि जब MC मेहता ने इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय में जब याचिका डाली थी कि ताजमहल को कैसे बचाया जाए, क्या किया जाए, तो उस दौर में बहुत सारी चीज़ें सामने आईं और MC मेहता की एप्लीकेशन को सर्वोच्च न्यायालय ने बाकायदे संज्ञान लिया और उस पर तमाम कड़े निर्देश जारी हुए। सबसे पहले उस मामले में जो MC मेहता ने एप्लीकेशन डाली थी, उनका मूल तत्व ये था कि ताजमहल को धुएं से, धूल के कणों से और जो नॉइज़ पोल्यूशन होता है उससे कैसे बचाया जाए। और इससे बचाने का एक ही तरीका है कि उसमें सर्वोच्च न्यायालय खुद को इन्वॉल्व होते हुए उस पर आदेश जारी करे और भारत सरकार को उसमें सहयोग करना चाहिए। तो ताजमहल कैसे बचे, उसके लिए एक लंबी बहस हुई सुप्रीम कोर्ट में और उसके बाद ये तय किया गया कि एक बहुत बड़ी कमेटी बनाई जाए और उस कमेटी के जरिए पूरे आगरा के आसपास, ताजमहल के आसपास के इलाकों का अध्ययन कराया जाए। और उसके लिए बनी थी एक कमेटी जिसका नाम था वरदराजन कमेटी। वरदराजन कमेटी बनने के बाद उसने अपना सारे आगरा में आकर के सर्वे किया, तमाम चीज़ें देखी कि ताजमहल को किन किन की चीज़ों से खतरा है। तो सबसे पहले जो चीज़ होती है खतरे की वो है धुआं। तो धुआं उगलने वाले जितने भी रीजन्स मिले वरदराजन कमेटी को, उनमें उन सब के बारे में उल्लेख किया गया। पहला काम था आगरा में जो बिजली बनाने के लिए जो 2 संयंत्र लगे हुए थे, एक बिजलीघर पर और एक जमुना ब्रिज पर, उन दोनों को बंद करके उनको इलेक्ट्रीफाइड करने की बात थी। अगला कारण उन्होंने ढूंढा, उसमें था कि जो NCR का मतलब है नॉर्दर्न उत्तरी रेलवे और फिर एक सेंट्रल रेलवे जो राजस्थान को चलती है, यहाँ से निकलने वाली जो ट्रेनें हैं, उन सारी ट्रेनों में धुएं से चलने वाली जो इंजन है उनको बंद किया जाए। दूसरा कारण जो सबसे ज़्यादा था वो ये था कि यहाँ पर 2 कारण तो मैंने बता दिए। तीसरा कारण था आगरा में जो ढलाई का काम होता था उसमें चिमनियाँ धुआं उगलती थीं, तमाम दुनिया का कोयला जलाने पर पाबंदी लगाई जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं। मैं समझ सकता हूँ कि ब्रज खंडेलवाल जो हमारे साथी हैं, बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने मेरे को एक लेख भेजा छापने के लिए और टीवी अपने यूट्यूब चैनल पर चलाने के लिए, लेकिन उनकी बात जो है 1993 से शुरू होती है और मैं उससे पहले की बात बता रहा हूँ। इसलिए मैं इस सब कहानी को 2 पार्ट में बनाने की कोशिश करूँगा। पहला पार्ट में आपको समझा रहा हूँ जो ब्रज खंडेलवाल का जो ज्ञानवर्धन है उससे थोड़ा पहले का कि हुआ क्या क्या था। अच्छा, तो अभी मैं आपको बता रहा था कि जो तीसरा कारण था, आगरा के जो ढलाई उद्योग थे, यहाँ पर जितने भी उद्योग धंधे थे उनसे भारी मात्रा में धुआं निकलता था और वो भी ताजमहल को खतरे में डाल रहा था। अगला जो कारण था, चौथा, वो ये था कि आगरा में ताजमहल के आसपास भारी मात्रा में भट्टे चलते थे
और भट्टे दिन रात धुआं उगलते थे। और आप जानते हो जब भट्टे की जो राख होती है वो राख जाकर के सीधे ताजमहल पर जमा होती थी, और बहुत सारी और भी तमाम चीज़ें थीं। वो सारा जो चौथा कारण ये था। बाकी का जो एक और कारण था वो ये था कि अब ये तो धुएं की सारी कहानी हो गई, और उसके बाद फिर ये था कि जो ट्रेनें कोयला लाती हैं वो ट्रेनें कोयला लाना कोयले के लिए जो आगरा की बुकिंग होती थी उसे बंद किया जाए, क्योंकि जब तक पीछे से कोयला बंद नहीं होगा तब तक यहाँ कोयला उतरता रहेगा और जलता रहेगा। फिर बात आई कि भाई यहाँ पर चारों तरफ जो है हलवाई हैं वो कोयला जला रहे हैं, और घरों में कोयला जलता है, तमाम धुआं होता है, तो उसके लिए भी व्यवस्था की मांग थी। पांचवा कारण, अब आते हैं हम नॉइज पर, शोर पर। शोर बहुत होता था क्योंकि जनसंख्या की वृद्धि वास्तव में हो रही थी उस समय से। हालांकि उस समय ज़्यादा जनसंख्या नहीं होती थी, लेकिन भविष्य को देखते हुए ये सारी चीज़ें सामने रखी गई। तो नॉइज़ का मामला था, और आसपास तमाम वाहन चलते थे, तो वो चीज़ उसमें ये कहा गया कि ताजमहल के 1 किलोमीटर के आसपास वाहनों को प्रतिबंधित कर दिया जाए, उस इलाके में वाहन नहीं आने दिए जाए। तो ये भी एक कारण, जो वरदराजन कमेटी थी उसने ये एक कारण खोजा। तो वो ताजगंज का जो इलाका था, तो 500 मीटर और 1 किलोमीटर के दायरे में एक तो निर्माण, जो धूल के कण होते हैं, वहाँ निर्माण पर भी प्रतिबंध लगाने की बात कही गई। कमेटी ने अपनी जो रिकमेंडेशंस थी वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी। इसके अलावा एक चीज़ ये आई कि भाई जब तक यहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं होगा तब तक ये सारी चीज़ें ऐसे ही चलती रहेंगी, और ताजमहल को प्रदूषण से किसी भी सूरत में बचाया नहीं जा सकता। तो ये कई और चीज़ें थी जिसमें वरदराजन कमेटी ने कहा कि भाई यहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन करा दिया जाए। और ये इसके अलावा कमेटी ने जो अगला कारण ढूंढा वो ये था कि ताजमहल के आसपास जो पेड़ लगाने का सिस्टम है वो बिल्कुल नहीं है। केवल एक बगल में कहना चाहिए ताजमहल के दक्षिण और पश्चिम इलाके में शाहजहाँ गार्डन है बस एकमात्र। तो उस शाहजहाँ गार्डन के अलावा और कहीं कोई वृक्षारोपण नहीं है, पेड़ नहीं है, ये सारी चीज़ें थी। और अगला जो कारण था, वरदराजन कमेटी ने कहा कि ताजमहल की नाक के नीचे, मैं समझता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा 100 या 200 मीटर के दायरे में एक शब्दागृह चलता है। तो शब्दागृह में जो लकड़ी का प्रयोग होता है वो धुआं होता है, उस धुएं को भी बंद किया जाना चाहिए। हालांकि इस मामले में कुछ जो दक्षिणपंथी हमारे लोग हैं आगरा के, उन्होंने बाकायदे तूफान मचा दिया कि नहीं, ये शब्दागृह बंद नहीं होना चाहिए, यहाँ पर हमारे पुरखों का जाने क्या क्या होता है। खैर, उस मामले का विकल्प ये ढूंढा गया कि भाई यहाँ पे बिजली का एक शब्दागृह बना दिया जाए। तो लोग, तो बहुत सारे लोग हैं अब उधर नहीं जाते, लकड़ी वाले शमशान घाट पे नहीं जाते, बिजली वाले में तत्काल करते हैं, ख़त्म हो जाती है कहानी। तो ये सारी चीज़ें जब वरदराजन कमेटी ने ढूंढी तो ये सामने निकल कर के आया कि भाई और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो सबसे पहले एक कारण ये भी था जो मैंने अभी आपको बताया था कि ताजमहल के आसपास 500 मीटर के दायरे में निश्चित रूप से कोई भी निर्माण नहीं होना चाहिए, और ताजमहल के आसपास 500 जो मीटर का दायरा है उसमें सघन वृक्षारोपण किया जाए। तो ये जो जब सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सारी चीज़ें पहुंची तब उन पर विचार विमर्श हुआ, और मैं समझता हूं कि मैं आपको बताऊं कि इस मामले में बड़ी बहस हुई और MC मेहता ने तमाम चीज़ें सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी और कहा कि जो वरदराजन कमेटी ताजमहल को प्रदूषित होने का जो कारण और उसके विकल्प ढूंढ करके लाई है उस पर कोर्ट को फैसला तत्काल लेना चाहिए। मैं समझता हूं कि 80 से 90 के दशक में इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय में जमकर बहसें हुई, जमकर बातें हुई, तमाम चीज़ें हुई, और ये कहा गया कि भाई यदि सुप्रीम कोर्ट वरदराजन कमेटी की जो रिकमेंडेशंस हैं उनको यहाँ लागू करता है तो उसके विकल्प कैसे सामने आएंगे और उनमें मदद कहाँ से कैसे ली जा सकती है। अब मैं आपको बता दूं, देखिए
यहाँ पर जितने भी नेता नगरी है उसने ताजमहल को बचाने के लिए कभी कुछ नहीं किया। यहाँ तक कि मैं बाद में बहुत सारी चीज़ें आपके सामने परत दर परत खोलूँगा कि किसने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद भी यहाँ आंदोलन किए, तमाम चीज़ें की और यह कोशिश की कि ये जो प्रदूषण फैलता है ये फैलता ही रहे। और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने आंदोलन चला करके तमाम, जिसमें कई ऐसे राजनेता थे जो अपने आप को राजनेता कहते हैं, लेकिन ताजमहल जहाँ से करोड़ों की दौलत कमाई जाती है, जहाँ से करोड़ों रुपया इकट्ठा होता है और वो विकास पर खर्च होता है, उस करोड़ों की दौलत को अनदेखा करते हुए यहाँ प्रदूषण फैलाने वाले जो जितने भी ये आपके कारखाने या उद्योग थे उन्हें बचाने की मुहिम चलाई। अब मैं आपको बता दूं तो ये तो आगरा की वरदराजन कमेटी की केवल आगरा जनपद की भूमिका थी। उसके बाद वरदराजन कमेटी ने और भी दूसरे जनपदों में प्रतिबंध लगाने की बातें, वरदराजन कमेटी ने कोई छोटी मोटी रिकमेंडेशन नहीं की थी। इसके लिए उन्होंने कहा था कि मथुरा जनपद का जो कोसी तहसील है, तहसील नहीं है, नगर पालिका है, वहाँ से लेकर के फिरोज़ाबाद जनपद की जो दबरई उनका हेडक्वार्टर है फिरोज़ाबाद का, वहाँ तक, और हाथरस से लेकर के धौलपुर और भरतपुर जहाँ घना पक्षी विहार है, इन सारे जनपदों के लिए एक कोई जोन बनाया जाए। उस जोन के जरिए सारी रिकमेंडेशन लागू की जाए, तभी ताजमहल को ठीक से बचाया जा सकता है। तो उसमें एक सुझाव ये भी साथ साथ दिया गया कि इसके लिए एक जोन घोषित किया जाए, उसका नक्शा बनाया जाए, उस नक्शे में चिन्हित किया जाए कि कहाँ से कहाँ तक जो प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग हैं, प्रदूषण फैलाने वाले भट्टे हैं या दूसरी चीज़ें हैं, उन पर प्रतिबंध लगाया जाए। एक ये भी चीज़ थी कि आगरा शहर में घुसने वाले जो वाहन हैं उनको दूर रखा जाए, जो बाहर से आने वाले वाहन हैं बाहर से बाहर ही निकाल कर आगरा का रिंग रोड बना दिया जाए। हालांकि वो रिंग रोड अभी तक पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है, मैं साफ शब्दों में कह सकता हूँ, क्योंकि उसमें मैं क्लियर कर दूं कि आगरा में जो आज का जो विकास है उसमें किसी जनप्रतिनिधि का 1 रुपये का लेना देना नहीं है। कोई भले ही अपने आप को ये कहता हो कि मैंने कराया, सारा जो कुछ भी काम है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की वजह से हुआ है। और वो मैं आपको जो मेरा अगला एपिसोड होगा उसमें ज़रूर सुनाऊंगा आपको। हालांकि मैं सोच रहा हूँ कि भाई आपने यदि मेरी इतनी सी छोटी सी एक कहानी सुन ली है ताजमहल को लेकर के, ये आपको अच्छी लग रही हो, तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और अंत तक देखें, जिसमें पूरी कहानी मैं विस्तार से आपके सामने रखूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक मेरे दर्शकों ने तो ज़रूर कर लें। और इसी परिप्रेक्ष्य में मैं कुछ जो मेरी पार्ट हैं इसी संदर्भ में प्रदूषण को लेकर के, उन पर मैं गहनता से चर्चा करता रहूँगा और परत दर परत मैं आपके सामने सारी चीज़ें खोलूँगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं ज़रूर लिखें, अपने शहर का नाम लिखें, तो मुझे ये पता चलेगा कि मेरे वीडियो कहाँ से कहाँ तक देखे जाते हैं। और मुझे बड़ा फ़ख्र भी होगा कि मैं शायद पत्रकारिता के लिए, प्रदूषण पर पत्रकारिता के लिए शायद मैं कुछ लोगों को पुरानी चीज़ें बता सकूं, क्योंकि बहुत सारे जो आज के नए बच्चे हैं, नए स्टूडेंट्स हैं, नई छात्राएं हैं, छात्र हैं, वो बहुत कुछ नहीं जानते, तो ये जानना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।